अब ऐसा करते हैं, एक खास मेहमान का स्वागत करते हैं। आप हैं श्री रामदेव अग्रवाल साहब, को फाउंडर और चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले 3 दशक से अग्रवाल साहब बाजार से जुड़े हुए हैं और आपके मल्टी बैगर जो स्टॉक पिक्स हैं वो बहुचर्चित हैं। बहुत ही गहरी और मजबूत पकड़ अग्रवाल साहब बाजार पर रखते हैं और एक एक शब्द पर पूरा बाजार टिका रहता है। यहाँ पर रामदेव जी के नमस्कार अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में और नव वर्ष की एक बार और शुभकामनाएं। जबरदस्त मोमेंटम हम लोग प्री बजट रैली में फिलहाल ट्रैक कर रहे हैं। बताइए आपके हिसाब से मूड और माहौल का बाजार का फिलहाल कैसा चल रहा है? ये शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और अभी देखिए दो बड़े बड़े इवेंट्स हैं। एक तो आपका बजट है 1 तारीख को, फिर उसके 1 महीने के बाद आपका एक मिनी जनरल इलेक्शन है। आपका वापस 5-7 स्टेट्स में आपका इलेक्शन होगा और 10 तारीख को 10 मार्च को उसका रिजल्ट आएगा। सो अभी ऐसा कंटिन्यूअस मोमेंटम है। बजट तो सबसे बड़ा है अभी यहाँ पर, बजट कैसे बनता है, कैसे आउटलुक बनता है। और तीसरा ऑफकोर्स कोविड का जो अभी स्प्रेड चल रहा है, कहाँ पर पिक आउट होगा। एक निगेटिव वो है कि भाई लोग बोलते हैं कि 10 लाख में हो सकता है, 20 लाख में हो सकता है। सो कितना बड़ा कैओस होगा, कैसे होगा बाजार में, उसकी तो कोई ऐसा डर तो नजर नहीं आता है, लेकिन मॉडल्स ऐसे बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ा होगा ये स्प्रेड। इट इज नॉट दैट सीरियस, लेकिन फिर भी जब तक ये इवेंट निकल नहीं जाए तब तक तो क्या मिले। तो इन 3 अहम इवेंट से आपको बाजार कुश्ती लड़ता हुआ दिख रहा है। अग्रवाल साहब, आपने बखूबी कहा कि बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है। हम लोग एशिया के फिलहाल बेस्ट परफॉर्मिंग बाजार रहे हैं पिछले 8 या 9 सेशंस में। बताइए आप अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स, बड़े एचएनआईज और अच्छे बड़े निवेशकों से क्या क्या चर्चाएं करते हुए दिखते हैं? कहां पर आपको लगता है बजट फोकस करता हुआ दिखेगा इस ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए और कोविड के प्रकोप से इकोनॉमी को बचाने के लिए? हाँ, यही बात है कि बजट में देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस तो ऑलरेडी आपके जीएसटी काउंसिल और से जो आपको मीटिंग होती रहती है पूरे साल भर, उससे मालूम पड़ता है। मेरे को लगता है कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में उतना कुछ आएगा, लेकिन आपका डायरेक्ट टैक्सेस है उसमें कहाँ बदलाव आ सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स उसके नीचे तो जा नहीं सकता है, थोड़ा हो सकता है चाहे ऊपर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन जाएगा तो नीचे नहीं। आपका पर्सनल टैक्सेस जो है, जो हायर एंड में जो है 40-42%, वो भी मेरे को लगता है कि अभी माहौल ऐसा है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। अभी सरकार के भी सामने बजट, सामने इलेक्शन है और कोविड का प्रकोप है, वो देखते हुए मुझे लगता है कि नीचे तबके के लोगों को कुछ रिलीफ मिल जाए पर्सनल टैक्सेशन में। जो बात हो रही है स्टैंड डिडक्शंस और उस टाइप कुछ बात हो जाए, या कुछ कोई बड़े रिफॉर्म्स अनाउंसमेंट रहा है, जैसा अभी पेपर में आ रहा था कि पीएसयू बैंक्स के 74% तक का गवर्नमेंट डाइवर्स कर रहे। तो इस टाइप की चीजें हैं अभी, इससे सबसे माहौल बनेगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपका ग्रोथ कैसा है, आपका जीडीपी ग्रोथ कैसा है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है। सो दिसंबर का ऑलरेडी रिजल्ट अभी आज से चालू होंगे आने के, एंड देखेंगे आपकी आईटी, बैंकिंग और कई सेलेक्ट कंपनीज रिजल्ट कैसे बनाएंगे। हमारे जो एग्रीगेट्स आए रिसर्च से, उसके हिसाब से 30-35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगा। उसके चलते ही बाजार में काफी उठाव है और ये अर्निंग्स ग्रोथ का मोमेंटम जो है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 क्वार्टर तक भी चलेगा। सर, अभी आपने बजट को लेकर बात करी, बजट को लेकर अपनी जो अपेक्षाएं हैं वो रखी रामदेव जी। थोड़ी आईटी से बात करते हैं सर। आज ही अगर आप देखें नतीजे आने हैं 3 बड़ी कंपनियों के, दिग्गज कंपनियों के। हमने इनके करियर का सबसे बेहतरीन राइज अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में देखा है, 1-1.5 साल में। अभी आपने सही मायने में आप इन्वेस्टर्स को क्या राय देंगे? यहां पे आपको कमिटेड रहना चाहिए। अब जब नतीजे आएंगे तो हम कंपनीज का आउटलुक सुनेंगे, एट्रिशंस को लेकर अगर आप देखें उनका रुख समझेंगे, डिमांड को लेकर उनका रुख समझेंगे, लेकिन कमिटेड रहें इतने बड़े विंडफॉल प्रॉफिट के बाद भी। स्पेशली लास्ट 2 साल में सर, चाहे वो मिड कैप आईटी हो चाहे फ्रंटलाइन आईटी, बहुत पैसा बना के दिया इन कंपनियों ने। देखिए आप शेयर्स बदल सकते हैं सेक्टर के अंदर, लेकिन सेक्टर में कमिटमेंट जरूरी है। यदि बाजार में है तो आपको आईटी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आईटी को वो छोटी मोटी मतलब चीज नहीं रह गई है। आप समझिए 25% जो है पूरे कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का वो आता है आईटी से।
एंड हाईएस्ट क्वालिटी प्रॉफिट होता है। और आगे भी आप सोचे, मेरे को जो समझ में आता है, आगे 5-10 साल तक भी इसका कंटिन्यूअस इंक्रीज होने वाला है ये सेक्टर का। अब उसमें कौन सी कंपनी आपको खेलना चाहिए, कौन सी कंपनी मिस प्राइस है, किसका ग्रोथ ज्यादा होगा, मिड साइज का ज्यादा होगा या बड़ों का ज्यादा होगा या पर्टिकुलर स्पेशलिटी का ज्यादा होगा, वो एक बात अलग है। अब उसमें प्रोडक्ट कंपनीज भी आती हैं, सर्विसेज कंपनीज भी आती हैं, अभी डिजिटल कंपनीज आ रही है, पूरे डिजिटल बिजनेसेस की कंपनीज आ रही है। तो ये पूरा सेगमेंट जो है आईटी रिलेटेड जो है, ये काफी प्रॉमिसिंग है। इसमें तो मैं बोलता हूँ एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। आप और बढ़ाने से पहले आप आज के रिजल्ट देख लीजिए, आज उनके कमेंट्री देख लीजिए, उनके कॉन कॉल सुन लीजिए कि किस टाइप का ऑर्डर बुक बन रहा है, कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसे एट्रिशन संभाल रहे हैं। एट्रिशन ज्यादा होना मतलब ये है कि बाजार मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है सेक्टर में, लेकिन उससे इंटरप्रेन्योर कैसे हैंडल करे, कंपनी कैसे हैंडल करेगी, वो समझना पड़ेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, ग्लोबल है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, फ्री कैश फ्लो बहुत ज्यादा है, एसेट लाइट है। वैल्यूएशंस मतलब 2 साल में तो काफी बढ़ा है, लेकिन फिर भी 34-35 टाइम टीसीएस इंफोसिस का वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता कि आज के माहौल में बहुत बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है। तो कमिटमेंट तो रहना ही चाहिए मेरे ख्याल से आईटी। जी रामदेव जी, आप स्टॉक पिकर से ज्यादा बहुचर्चित हैं और ज्यादातर आप डीप वैल्यू बाजार में देखते हैं। पिछले एक आध साल में हम लोगों ने कुछ ऐसे सेक्टर्स को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है, जैसे कि फार्मा, जैसे कि कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर भी। यहां पर आपको कुछ डीप वैल्यू दिखती हो, सरकार कुछ ऐसे कदम उठाती हुई दिखी है बजट में जिनसे कुछ रिलीफ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में आता हुआ दिखता है। किस तरीके से आप इंफ्रा और फार्मा को देख रहे हैं? देखिए, इंफ्रा इज कंप्लीटली गवर्नमेंट बजटरी एलोकेशन के ऊपर है, क्योंकि इंफ्रा करते हुए लोग हैं। आई मीन भले द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन टू एल&टी एंड अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज, लेकिन अभी देखिए जो इकोनॉमी में तीनों कंपोनेंट है, कंज्यूमर, इंफ्रा और एक्सपोर्ट्स। सो एक्सपोर्ट्स इज डूइंग वेरी वेल, कंज्यूमर इज सबड्यूड, कंज्यूमर इज नॉट डूइंग वेल बिकॉज अभी जो कोविड के चलते या जो जॉब लॉसेस हुए हैं, थोड़ा सा दहशत फैला हुआ है, लोग थोड़ा डरे हुए हैं, घर के अंदर बैठे हैं, उसके चलते कंज्यूमर थोड़ा वीक रहेगा, कंजम्पशन बहुत वीक है। अब तीसरा बचा आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के चलते ही जो मोमेंटम इकोनॉमी में उसका पूरा बहुत ज्यादा श्रेय उनको जाता है। तो मेरे ख्याल से अब क्या क्या और अनाउंस करेंगे नए प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट्स, वो देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट का कैपेक्स चालू रहेगा और मेरे को लगता है बजट में और भी बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन रिलीफ क्या आएगा, क्या वो लोग उत्साहित करने के लिए और क्या क्या प्रयोजन करेंगे, वो मुझे कोई इसके बारे में अंदाज नहीं है। एक और चीज सर कि आप देखिए कि पिछले 4 महीने में जो चीज हुई कुछ सेक्टर्स के साथ और इस बजट की जो टाइमलाइन है वो बड़ी अच्छी समय पे अगर आप देखें कोरिलेट हो रही है। आप सर देखिए लास्ट रिपोर्टेड जो क्वार्टरली नंबर्स थे एफएमसीजी में, वो इतना बड़ा डाउनसाइड खोल के गए कि पूछिए मत। स्टॉक्स में हमने काफी हैमरिंग देखी है। अब बजट और सरकार का अगर आप देखें रूरल इंडिया पे फोकस, इसको देखते हुए आपकी राय इन एफएमसीजी स्टॉक्स पे क्या है? अभी हाल ही में एक बड़ी चर्चित एफएमसीजी कंपनी ने कहा था कि हम रूरल डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अगर आप देखें डिप्रेसिंग है। आप सर इन लेवल्स पे एफएमसीजी पर क्या टेक रखते हैं जिसमें 4 महीने में हमने सबसे बड़ी गिरावट देखी है? हाँ, देखिए एफएमसीजी कंपनी में क्या एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि ये कंपनीज के शेयर ज्यादा बाजार में आते हैं, इश्यू नहीं होते हैं, नए कंपनीज नहीं आते हैं, बहुत मोनोपोलिस्टिक है ये, तो ये बहुत अच्छा फ्री कैश होता है, वेल मैनेज्ड है सेक्टर। तो उसी कारण से इसमें लास्ट 10 साल में रीरेटिंग बहुत ज्यादा हुआ है, वे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रीरेटिंग हुआ है। जो एक्सेसिव रीरेटिंग हुआ है, अब जब ग्रोथ नहीं आ रहा है और दूसरे सेक्टर्स में ग्रोथ आ रहे हैं, ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स मनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम एफएमसीजी टू अदर सेक्टर, से बैंकिंग है, आईटी है, डिजिटल कंपनीज है या इंफ्रा है, जहां जहां भी ग्रोथ आ रहा है वहां शिफ्ट हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर आपका जो डी-रेटिंग वाजिब है, और ऐसा नहीं कि कोई आप 20 पी से आप 15 पे करिए, आपको 70-80 पी वाला जो है 60 हो रहा है, 55 हो रहा है या 50 हो रहा है, वो तो होना ही था, आजकल में कभी कभी होना ही था। सो नाउ दिस इज द टाइम, मेरे को लगता है कि ये डी-रेटिंग और अंडर परफॉर्मेंस चालू रहेगा काफी समय तक। अच्छा सर, एक और चीज, कोविड काल में एक और बड़ा सेक्टर अगर आप देखें बन के उभरा है और जिसने
कॉर्पोरेट्स को अगर आप देखें बहुत एग्रेसिवली अपने आईपीओस लाने के लिए अगर आप देखें प्रेरित किया है, और मैं बात कर रहा हूं हॉस्पिटल्स की और डायग्नोस्टिक कंपनीज की, और बाजार ने अच्छी पीई प्रोवाइड भी करी और एंटरटेन भी किया है पीई पे इन सभी स्टॉक्स को। आप सर इस स्पेस में इंटरेस्टेड हैं या फिर अभी भी कमिटेड हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट की राय देंगे इन्वेस्टर्स को इस वक्त डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल चेन्स में, फार्मेसी स्टॉक्स में? डायग्नोस्टिक वगैरह में क्या है कि आपको बहुत पोटेंशियल अच्छा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइसिंग एंड हाउ फास्ट यू कैन मूव। इतना ज्यादा रियल एस्टेट इंटेंसिव नहीं है, जैसे हॉस्पिटल में बहुत रियल एस्टेट इंटेंसिव है, उसमें ग्रोथ के लिए काफी आपको मेहनत करना पड़ता है, तो इसका ग्रोथ ओरिएंटेशन अच्छा है। अब एंड अभी जो हेल्थ की हालत है, हेल्थ के ऊपर फोकस है सब, पूरे परिवार का, सरकार का, सबका। तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंपनी, बट हेल्थ सेक्टर विल ऑलवेज रिमेन फोकस। जी, हम लोग बहुत ही अच्छी खबरें पिछले 6 महीने से रियल एस्टेट स्पेस पे ट्रैक कर रहे हैं, और एक के बाद एक बड़ी कंपनी आपको या तो आउटलुक बहुत अच्छी बताती हुई दिख रही है, या जो मंथली अपडेट देख रहे हैं उसमें सेल्स लेवल्स काफी अच्छे हैं। आपका ब्रोकिंग हाउस और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च टीम इस सेक्टर को कैसे परख रही है? यहां पर क्या अगले 2-1 साल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स आते हुए दिखते हैं? ये सिक्लिकल है और बहुत लंबे के बाद ये साइकिल टर्न हो रहा है, और काफी सेक्टर में कंसोलिडेशन भी है। मतलब जो बोलते हैं कि 50-60% जो प्लेयर्स थे वो सब के सब साइडलाइन हो गए हैं या निकल गए हैं। तो इंक्रीमेंटली जितना भी अपॉर्चुनिटी बढ़ते ही जाएगा इंडिया में, सो बढ़े हुए अपॉर्चुनिटी को कम से कम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो लोग उसको इनकैश करेंगे। लेकिन इस सेक्टर में जो एक कैपिटल एलोकेशन का प्रॉब्लम है, मिस एलोकेशन का प्रॉब्लम है, जिसमें बहुत ज्यादा थिंग स्प्रेड रहते हैं पूरे कंपनी में, एंड देन वो प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, और उसके कारण से जो कॉस्ट बढ़ जाते हैं, उसके कारण से जो रियल एस्टेट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसके ऊपर बहुत अंतर पड़ता है। उसी कारण से ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से रियल एस्टेट कंपनी की छवि अच्छी है, एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे हैं, और यदि ये दोनों अच्छा है तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर में कुछ न कुछ बड़े 2-4 बड़े कंपनी आने के बहुत ज्यादा आसार है। ये आपके सामने फिलहाल अग्रवाल साहब राय देते हुए दिख रहे थे रियल एस्टेट स्पेस पे। रामदेव जी, इस हिसाब से हम लोगों ने दिसंबर के आखिरी हफ्ते से अब तक इतना जबरदस्त मोमेंटम बाजार में देखा है। लगभग समझिए 4400 अंक ऊपर निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और लगभग 1700 अंक की तेजी हम लोगों ने निफ्टी एनएससी में आती हुई देखी है। क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स आपको बाजार में ओवर वैल्यूड दिखते हैं बजट से पहले? मैं इतना ध्यान से देखता नहीं, मैं तो मेरी बात छोड़िए कि सिर्फ बाजार ये ज्यादा ओवर एक्सटेंड रहेगा बिफोर बजट, तो बजट में कुछ भी आएगा तो करेक्शन होगा, और जो ज्यादा बढ़ा रहेगा वही करेक्ट होगा। तो आप जैसे देखिए, आप जैसे आईटी बहुत अच्छा चला है, अब आईटी के रिजल्ट आएंगे, जितना भी 4 के बदले 4.5 भी आएगा % ग्रोथ, तो वो इट विल फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो वो बाजार का ये है, क्या नाम है, बाजार की चाल है ऐसी कि जो ज्यादा एक्सटेंड आएगा थोड़ा सा करेक्ट होगा और फिर नए लेवल से वापस चालू होगा। लेकिन मेरा ध्यान तो ज्यादा थोड़ा लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स के ऊपर होता है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जैसे चाइना प्लस स्ट्रेटेजी है, उसको किसको फायदा होगा। ये बहुत बड़ा ये है, क्या नाम है, डेवलपमेंट है, और आगे 5, 10 साल, 15 साल तक इसमें बहुत बड़ा काम होगा। इसमें जो कंपनी इसको बेनिफिट होगी, तो मैं इस ढंग से देखता हूँ कि कहाँ पर बड़ा बेनिफिट आ सकता है कंपनीज को, और कौन सी कंपनी बेनिफिट हो रही है, और उसमें फिर बैठे रहो आप रोज रोज, तो आप देख नहीं सकते भाई कितना ऊपर हुआ कितना नीचे। अग्रवाल साहब, इस वक्त बाजार में कहाँ वैल्यू दिखती है आपको? तो मतलब ऐसा एकदम जैसे इतना इजी नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफी पार्टिसिपेशन है। सो पहले मिड कैप, स्मॉल कैप में काफी इजीली वैल्यू मिलता था, इनफैक्ट वहां पर भी डिफरेंट हो गया। इनफैक्ट वैल्यूज आई सी इन द लार्ज कैप्स, आपके बड़े बैंक्स हैं, बड़े आईटी कंपनीज हैं, जितने बड़े भी इवन ऑटो कंपनीज हैं,
आई थिंक वहां पर सब में मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर जैसे ही एफआई का माहौल थोड़ा सुधरेगा, बिजनेस तो उनके अच्छे आने वाले, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। सवाल क्या है कि बायर्स जो हैं, सेलर्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम से एफआईएस। यदि एफआईएस सेल करना बंद कर दें एंड एक्चुअली दे टर्न इनटू बाइंग, तो आप देखिए सब जितनी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे बड़े बैंक्स हो, चाहे बड़े टेक कंपनीज हो, बड़े मार्केट कैप कंपनीज हैं, इस सब में इवन रिलायंस वगैरह भी, इस सब में माहौल बदलेगा। तो मेरे ख्याल से यदि आप मुझे पूछे तो मुझे ज्यादा वैल्यू ज्यादा नजर आता है लार्ज कैप में, लेकिन बाजार में चाल क्या चलेगी वो डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ एफआईएस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अग्रवाल साहब, आपने अपना कीमती समय निकाला। फिलहाल वैल्यू बाजार में अग्रवाल साहब को लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और ऑटो स्पेस में ज्यादा दिखती है मुकाबले बिग कैप्स और स्मॉल कैप्स के। लेकिन क्या ट्रेंड रहेगा ये हमारे विदेशी निवेशक मित्र जो हैं वो ही सेट करते हुए दिखेंगे। अग्रवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आभार और शुक्रिया। चलिए वापस बाजार में यहां पर आपके सामने हम लोग जुड़ते हुए